ऐसा नहीं है कि हमने चिकित्सा क्षेत्र में आईटी, रक्षा विशेषज्ञ, अंतरिक्ष, हवाई यातायात विकास नहीं किया है, बहुत विकास किया है। हर क्षेत्र विकास कर रहा है। मानवता और इंसानियत बहुत पीछे छूटती जा रही है। हम सबको अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूर्ण ईमानदारी निभानी पड़ेगी, तभी देश में, समाज में रहने वाले सभी लोगों का उत्थान, सभी लोगों का विकास हो सकेगा। लोगों के धंधों का विकास हो या ना हो, पर इन घूसखोरों का विकास तो हो ही रहा है। और इन आईएएस, आईपीएस और बड़े अधिकारियों के दिमाग और नखरे सातवें आसमान पर होते हैं सब। लेकिन कोई सी भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, लगभग सभी विभागों की, सभी सरकारों में यही स्थिति होती है। फर्क 19-20 का ही है। बात आमजन की यूट्यूब के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले 2-3 एपिसोड में हमने चिकित्सा विभाग के दोनों पहलू, सेवा प्रदान करने वाले निजी चिकित्सा क्षेत्र के चिकित्सक और सरकारी चिकित्सा क्षेत्र के चिकित्सकों के बारे में, और बड़े बड़े चिकित्सालय एंड 5 स्टार चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स तथा सरकारी क्षेत्र के डॉक्टर्स और उनके द्वारा सरकारी अस्पताल एवं अपने घर पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का एनालिसिस भी किया, और इनसे प्रभावित होने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया। इन दोनों ही क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं के कार्य करने की पद्धति में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मित्रों, देश आजाद हुए 80 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने चिकित्सा क्षेत्र में आईटी, रक्षा विशेषज्ञ, अंतरिक्ष, रेल एवं सड़क यातायात, हवाई यातायात और देश के अन्य विभागों में विकास नहीं किया है, बहुत विकास किया है। और पिछले 12 वर्षों में तो हिंदुस्तान के विकास की दौड़ में कहां से कहां पहुंच गया है। आज हमारी गिनती विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आती है। उत्तरोत्तर ये विकास की सीढ़ी हम ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। इस विकास की दौड़ में एक जो दुख की बात है वो यह है कि हम हमारे सारे राजनीतिक, हमारे ये प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र के ये सब विकास में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र विकास कर रहा है, पर साथियों, मानवता और इंसानियत बहुत पीछे छूटती जा रही है। जरा शांति से एकांत में बैठकर एनालिसिस करते हैं आप और हम सब, पाएंगे कि इस विकास की चकाचौंध में हम मानवता को भूल गए हैं, इंसानियत को भूल गए हैं। देश के हर क्षेत्र में बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने डेवलपमेंट किया, लेकिन मानवता और इंसानियत की बात हम करें तो यह मानवता और इंसानियत बलि पर चढ़ी गई है। बड़े बड़े 5 स्टार चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सुविधा देने वाला वर्ग देश का अलग ही वर्ग है, जो इन महंगे से भी महंगे होते चिकित्सा कर्म को खुशी खुशी झेल सकता है। और जहां तक आपके और मेरे जैसे आमजन की बात है, जहां देश का आपका और मेरा जैसा तबका पहुंचता है और जो जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन करता है, जब वह किसी बड़ी बीमारी या शारीरिक कष्ट में फंसता है तो केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, यहाँ तक कि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो चिकित्सा संस्थान देश में चल रहे हैं, वह सभी सुविधाएं, दी जाने वाली सभी सुविधाएं अपर्याप्त सिद्ध होती हैं। जैसा कि हमने कोविड काल में देखा, सरकारों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और देश के चिकित्सा क्षेत्र पर कड़े नियंत्रण प्रयास करने के बाद भी कोविड काल में क्या हुआ, ठगा सा रह जाता है आमजन, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो, निम्न मध्यम वर्ग का हो या समाज के गरीब वर्ग का। कुछ लोग तो अपना काम निकाल लेते हैं और आमजन वहीं का वहीं ठगा सा, निराश, उदास रह जाता है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की कि इन सबको मॉनिटरिंग करने वाली
या कहो प्रशासनिक रूप से नियंत्रित करने वाले विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारियों का इनको नियंत्रित करने का जो तरीका अपनाया जाता है और भी भयावह है। ध्यान में ही आता है कि सरकार के पास भी आखिर ऐसी कौन सी मशीन है जिसे जांच करने के बाद यह पता लग सके कि फला व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, फिर उसे जांच करके ही उस कार्य क्षेत्र में लगाया जाए। मित्रों, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो व्यक्ति का यह निरीक्षण कर सके कि वह ईमानदार है या बेईमान। हम सबको अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूर्ण ईमानदारी निभानी पड़ेगी, तभी देश में, समाज में रहने वाले सभी लोगों का उत्थान, सभी लोगों का विकास हो सकेगा। गजब तो यह है सर, मोटी मोटी सैलरी पाने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे को, अपने ही सहकर्मियों को लूट रहे हैं। इसकी मिसाल जहां का मैं रहने वाला हूं, राजस्थान में अच्छी स्थिति नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ परंपराएं राजस्थान के इस क्षेत्र में नहीं है। बस मौका लगना चाहिए, वे आपको लूटने को तैयार है। कोई सी भी पार्टी की सरकार आ जाए, इस उगाई के हथकंडों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि दिन प्रतिदिन यह लूट की, रिश्वतबाजी के धंधे की अच्छे से अच्छे विकास हो रहा है। अच्छे से अच्छे ये लूट और रिश्वतबाजी का धंधा पनप रहा है। लोगों के धंधों का विकास हो या ना हो, पर इन घूसखोरों का विकास तो हो ही रहा है। ऐसी स्थिति देखकर तो यह लगता है कि यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ऊपर तो सेवाएं नहीं पहुंचाते, और इस ऊपर का मतलब आप और हम सब अच्छी तरह से समझने लगे हैं। ऊपर का मतलब ऊपर राजनीतिक आकाओं से होता है। लगता तो यही है, वास्तविकता तो ये लोग यानी घूसखोर जाने, राजनीतिक आका जाने या फिर भगवान जाने। मित्रों, इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि बलवीर सिंह करुण की एक और कविता का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा, जो कि मुझे सहसा ही याद आ रही है। सच का कह देना बड़ा कठिन, सुनकर सह लेना और भी कठिन है, लेकिन मुझको कहना होगा, तुमको सुनकर सहना होगा। हम जन्मजात विद्रोही हैं, सच कहना बहुत जरूरी है, सच कहना बड़ा जरूरी है। अर्थात यह वर्तमान स्थिति है। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि विभिन्न तरह के नियम, कानून, कायदे सरकार बना तो देती है, लेकिन उन नियम कानून का पालन करने वाले अधिकारी जी, जिस वर्ग के लिए नियम, कानून और कायदे बनाए जाते हैं, उन लोगों से इको फ्रेंडली व्यवहार नहीं करते हैं। इनका व्यवहार अपने मातहत आने वाले संस्थानों के प्रभारियों के साथ ऐसा होता है जैसे गुलामी की प्रथा वाले समय में कोई मालिक अपने गुलाम यानी अपने खरीदे गए व्यक्ति के साथ करता था। इन कायदे कानूनों को बनाने वाले व्यक्ति शायद भगवान अलग से ही बनाकर भेजते हैं, जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मित्रों, यह चिकित्सा विभाग का विषय तो मैंने इसलिए उठाया कि मैं कम से कम पिछले 40 वर्षों से इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, और इस विभाग में होने वाले हर बुरे अच्छे काम और गतिविधियों को संचालित होते हुए मैंने देखा है। बहुत से मंत्री, संतरी और विभिन्न मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को, उनके मातहत पद के अधिकारियों और कर्मचारियों व उनकी कार्य पद्धति को करने वाले, निभाने वाले लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। मित्रों, उच्च पदस्थ स्थापित कुछ अन्य तथा कथित भगवानों का संबंध इसलिए कि IAS अधिकारी एवं अन्य बड़े अधिकारियों का आचार व्यवहार तो सबसे खतरनाक होता है, इसलिए मैंने इनको भगवान के संबोधन से संबोधित किया है। अपवाद हर चीज के होते हैं, तो कुछ लोग अच्छे भी इन पदों पर आ ही जाते हैं। इन सब की कार्य पद्धतियों में देखा तो निष्कर्ष यही निकला कि जनता के सेवक कहे जाने वाले व्यवहार में तो राजा ही होते हैं। ऐसा सभी आम जनों का अनुभव आता है। क्या मजाल, आप उनके चैम्बर में बिना स्वीकृति के
घंटों उनके चैम्बर के बाहर बैठने के बाद भी ससम्मान अंदर बुला लिए जाएं। और यदि आपको अंदर बुलाकर सम्मान से आपसे बात कर लें तो आप खुशकिस्मत हैं। और इन आईएएस, आईपीएस और बड़े अधिकारियों के दिमाग और नखरे सातवें आसमान पर होते हैं सब, पर इनका दिमाग कैसे ठिकाने आए यह तो आम जनता, आप और हम सभी कर सकते हैं। आप और हम सब जानते हैं आखिर राज्यों और केंद्र सरकार तो व्यवहारिक रूप से यही लोग चलाते हैं। केंद्र और राज्य की सरकारों में विभिन्न विभागों के मंत्रियों की योग्यता को आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि इस राज्य और इस देश को तुम चला रहे हो, और फिर ये आमजन को भाव क्यों देंगे। हाँ, कई बार किसी विभाग का कोई मंत्री दबंग आ जाता है और वह मंत्री सरकार के कामकाज का अनुभवी होता है, अपना अनुभव रखता है और ईमानदार होता है, तो फिर ये ब्यूरोक्रेट्स उस मंत्री और उस मंत्री के बताए गए कामों को रोकते नहीं है। मित्रों, यह तो मैंने किसी भी राज्य सरकार के एक विभाग की बात कही, लेकिन कोई सी भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, लगभग सभी विभागों की, सभी सरकारों में यही स्थिति होती है। फर्क 19-20 का ही है। आप में जिस भी सरकार और अर्ध सरकारी विभाग से जुड़े हुए होंगे, आप सबका भी कम या ज्यादा यही अनुभव आएगा जो मेरा आया है। कभी ना कभी आपको किसी न किसी विभाग में पाला तो अवश्य पड़ा होगा। मेरा मानना है यदि आपका 1, 2 या 3 चक्कर लगाने से उस विभाग में आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाए, और फिर ही नहीं, कुछ सेवा पूजा करने के बाद आपका काम हो जाए। सेवा पूजा का मेरा मतलब आप समझ गए ना। आपका अगर काम हो जाता है तो ये आपकी खुशकिस्मती है, आप सौभाग्यशाली हैं। और आप घर आकर ऐसा मानेंगे कि जान बची जब लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का कारण गैर जवाबदेही सरकार और गैर जवाबदेही प्रशासन है। मैं पुनः इसको रिपीट करता हूँ, इस सब का कारण गैर जवाबदेही सरकार और गैर जवाबदेही प्रशासन है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आप और हम सबको ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने इस एपिसोड के बीच में कहा भी कि एक बार सरकार ने कोई नियम कायदे बना दिए तो मान लो ये पत्थर के लकीर हो गए। इनके कारण आम जन पर क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा आज तक किसी भी सरकार ने आपसे पूछा है, या किसी सरकार ने ये किया हो कि जो नियम और कानून राज्य सरकारों के सभी विभागों में चलाए जा रहे हैं या लागू किए गए हैं और जो चल रहे हैं, उनमें से कुछ नियम तो अंग्रेजों के समय से ही बनाए गए हैं, वही चल रहे हैं। सरकार उनसे ही चल रही है। क्या इन सभी नियम कानूनों की समीक्षा कम से कम 5 वर्ष में तो एक बार हो ही जानी चाहिए? क्या इनमें सुधार के लिए जनता का भी मत जानने की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं होती है? सब कुछ भगवान भरोसे। क्या इस आजादी और अपने लोकतंत्र, अपने तंत्र की कल्पना आजादी के बाद हमारी पीढ़ियां जो कि आजादी की लड़ाई में खप गई, उन्होंने क्या इसी प्रकार के लोकतंत्र की कल्पना की थी? क्या यही स्वराज्य है? कहा जाता है कि राजा राजा होता है और प्रजा प्रजा होती है। दोनों में रात दिन का अंतर है। राजनीतिक आकाओं की इस मानसिकता में कब परिवर्तन होगा, भगवान जाने। जिन जिन देशों में और हमारे देश में के भी कई प्रांतों में कम्युनिस्टों की सरकारें रही, लाल झंडा, लाल सलाम, लगभग वैसी स्थिति आज भी हमारे देश के अनेक प्रांतों में वहाँ की सरकारों की है। यही कारण है कि मित्रों, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वह कई बार लोकसभा चुनाव में रिपीट हो जाती है, लेकिन हमारे देश के अनेक राज्यों में हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है। उसका कारण जनता के प्रति गैर जवाबदेही, मंत्रियों की अनुभवहीनता और इनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाना, जनता के काम नहीं होना तथा पर्ची का मुख्यमंत्री होना। ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आज की वार्ता बहुत लंबी खींच रही है। कल के एपिसोड में इस पर और आगे चर्चा करेंगे। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? अगर आपके विचार मेरे विचारों से मेल खाते हो तो अपने सुझाव
नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।